हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार कश्यप एंड वेलकम बैक टू परचम। आई विश कि आप सभी फाइन हैं, आप सभी अपनी एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन टॉपिक्स पे एमसीक्यूज को डिस्कस किया था एंड आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस की, सिक्योरिटीज की, सेबी की एंड बहुत सारी और चीजों की। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? हु प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट बजट, यानी कि भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? चार ऑप्शंस थे आपके पास। ए लॉर्ड मैकले, बी लॉर्ड रिपन, सी जेम्स विल्सन, डी एओ ह्यूम। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन। इनफैक्ट जेम्स विल्सन वाज द सेम पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स इन इंडिया इन द ईयर 1860। यानी 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट भी पेश किया इंडिया का एंड 1860 में ही इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ एंड पहला क्वेश्चन है, अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सरकारें होती हैं, वो सिक्योरिटीज इशू करती हैं फंड्स रेज करने के लिए। कुछ सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म की होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की होती हैं। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्या एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ऑप्शन ए शेयर, बी डिबेंचर, सी म्यूचुअल फंड, डी ट्रेजरी बिल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक तरह का शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर है। अगर हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ें तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो तरीके की होती हैं। एक होती है कैश मैनेजमेंट बिल एंड दूसरी होती है ट्रेजरी बिल। सो कैश मैनेजमेंट बिल की जो वैलिडिटी होती है वो अप टू 90 डेज की होती है, ठीक है। एंड जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं उनकी वैलिडिटी 14 डेज की हो सकती है, 91 डेज की हो सकती है, 182 की हो सकती है एंड साथ ही साथ 364 डेज की भी हो सकती है। इन शॉर्ट, ट्रेजरी बिल्स की जो वैलिडिटी होती है वो एक साल से कम की होती है, इसी कारण उसको एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। वन मोर थिंग, पहले क्या होता था कि ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी इशू कर सकते थे, बट 2001 में स्टेट के पास जो पावर थी ट्रेजरी बिल इशू करने की वो खत्म कर दी गई एंड फिलहाल प्रेजेंट में केवल यूनियन गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकती है। बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 2, द बीएसई सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टॉक्स। यानी जो बीएसई का सेंसेक्स है वो कितने स्टॉक्स पे बेस्ड है। बीएसई तो आप सभी जानते हैं ना, बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड उसका इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है? निफ्टी। इन दैट सेम वे बीएसई का इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पे बेस्ड है। ऑप्शन ए 80, बी 100, सी 30, डी 50। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 30। सो जो हमारा सेंसेक्स है वो कितने स्टॉक्स पे बेस्ड है? 30। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा मार्केट जहां से आप शॉर्ट टर्म में लोन ले सकते हो, ऐसे मार्केट को आप टेक्निकल टर्म्स में क्या कहोगे? ऑप्शन ए रिजर्व मार्केट, बी इंस्टीट्यूशनल मार्केट, सी मनी मार्केट, डी एक्सचेंज मार्केट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मनी मार्केट। सो एक ऐसा मार्केट जहां से आप शॉर्ट टर्म में लोन्स ले सकते हो, उस मार्केट को आप क्या कहोगे? मनी मार्केट। अब जब हमने मनी मार्केट की बात कर ही ली है तो थोड़ा मनी मार्केट के आसपास की चीजों को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है उसको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। सो टेन्योर के बेसिस पे फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसको हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म लेंडिंग या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। यानी जो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए हम जिस मार्केट का यूज करें वो क्या है? मनी मार्केट। एंड मनी मार्केट में जो लोन होते हैं वो एक साल या एक साल से कम के लिए होते हैं। बट कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसको हम लॉन्ग टर्म लेंडिंग या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए यूज करते हैं। एंड यूजुअली जो यहाँ लोन्स होते हैं, जो यहाँ बोरोइंग्स होती है, वो एक साल से ज्यादा समय के लिए होती है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, Which is the first Indian company to be listed in Nasdaq? Nasdaq क्या है? एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज है। इनफैक्ट ये एक यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है। सो इस पे लिस्ट होने वाली इंडिया की पहली कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए रिलायंस, बी टीसीएस, सी एचसीएल, डी इंफोसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंफोसिस। सो इंफोसिस इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन Nasdaq.
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपसे तभी बनेगा जब आपको ये क्लियर हो कि नियर मनी होता क्या है। ठीक है, पहला ट्रेजरी बिल, सेकंड क्रेडिट कार्ड, थर्ड सेविंग्स अकाउंट, फोर्थ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इन चारों में से क्या नियर मनी के एग्जाम्पल्स हैं? करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 2 एंड 3 एंड डी 1 3 एंड 4। So the correct answer is D 1 3 and 4. ट्रेजरी बिल, सेविंग्स अकाउंट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स है नियर मनी के, बट क्रेडिट कार्ड एग्जाम्पल नहीं है नियर मनी का। क्यों? क्योंकि नियर मनी मतलब होता क्या है, नियर मनी की मीनिंग क्या है? नियर मनी मतलब एक ऐसा असेट जो हाईली लिक्विड हो, जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट करवा सको। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट्स कर सकते हो, उससे कैश निकाल सकते हो, बट क्रेडिट कार्ड वो असेट नहीं है ना, वो क्या है? वो आपकी एक लायबिलिटी है। एंड इस कारण हम क्रेडिट कार्ड को नियर मनी में नहीं गिनेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लायबिलिटी है आपकी। क्रेडिट कार्ड में आप लोन ले रहे हो, वो एक लायबिलिटी है, वो आपका असेट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हुंडी जनरली रिफर्ड टू इन द सोर्सेस ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है ये। हुंडी क्या थी? ऑप्शन ए, एन एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, B, a diary to be maintained for daily accounts, C, a bill of exchange, D, an order from the feudal lord to his subordinates। इन चारों में से हुंडी क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, एंशियंट टाइम्स में जो ट्रेडर्स होते थे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रेड करते थे, एंड उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपने साथ बहुत सारा कैश, बहुत सारी करेंसी, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स कैरी करके हर जगह ले जा सके। तो वो क्या करते थे, कुछ सेंटर्स बने होते थे, वहां वो अपना डिपॉजिट कर देते थे, एंड जहां वो डिपॉजिट करते थे वो अथॉरिटी उनको हुंडी देती थी, एक पेपर पे कुछ लिख के दे देती थी कि आपने इतना इतना पैसा यहां जमा किया, एंड फिर वही पैसा वो किसी दूसरे सेंटर से क्लेम कर लेता था उस पेपर को दिखाकर। इस सिस्टम को क्या बोलते थे? हुंडी। ठीक है, सो ये क्या था? ऑप्शन सी, बिल ऑफ एक्सचेंज वुड बी आवर करेक्ट आंसर। एंड अगर आपने एनसीईआरटी को थोड़ी बहुत डिटेल से पढ़ी होगी तो हुंडी का मेंशन इवन एनसीईआरटी बुक्स में है। ठीक है, सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट्स इन द स्टार्टअप यूजुअली ड्यूरिंग एन अर्ली स्टेजेस, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप के अर्ली स्टेज पे, तो उन स्टार्टअप्स को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, बी, फाउंडर कैपिटल, सी, एंजल इन्वेस्टर, डी, वेंचर कैपिटल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करें उनके अर्ली स्टेज पे, उनको आप क्या बोलोगे? एंजल इन्वेस्टर। इनफैक्ट एंजल इन्वेस्टर तो आजकल बहुत ट्रेंड में रहने लगा है। ठीक है ना, सो इसका आंसर तो आपसे बनना चाहिए था। एंजल इन्वेस्टर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारे रतन टाटा हो गए। रतन टाटा ने पैसे इन्वेस्ट किए थे एक स्टार्टअप कंपनी नोन एज अर्बन लैडर ऐप। सो वो क्या हुए अर्बन लैडर ऐप के लिए? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? रिच पर्सन हेल्पिंग स्टार्टअप कंपनीज आउट ऑफ हॉबी, पैशन, प्रॉफिट मोटिव और टाइम पास। सो कोई भी एक ऐसा अमीर आदमी जो स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प कर रहा है मनी प्रोवाइड करके, उनकी हॉबी की वजह से, उनके पैशन की वजह से, या फिर प्रॉफिट के मोटिव से, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को आप क्या बोलोगे? एंजल इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? पहला, निफ्टी इज बेस्ड अपॉन 50 फर्म्स इन इंडिया, निफ्टी इज गवर्न्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एंड निफ्टी इज अ स्टॉक इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो तीनों स्टेटमेंट निफ्टी की रिगार्ड में है, आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है। ऑप्शन ए, ओनली 1, बी, ओनली 2, सी, ओनली 3, डी, 1 and 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली 1। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निफ्टी इंडेक्स है वो 50 फर्म्स पे बेस्ड है। निफ्टी का इनफैक्ट फुल फॉर्म ही होता है नेशनल 50। सो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि निफ्टी इज नॉट गवर्न्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इट इज गवर्न्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि जो निफ्टी है वो स्टॉक इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नहीं है, बल्कि किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग और बोरोइंग? सो लॉन्ग टर्म लेंडिंग एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए किस मार्केट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, कैपिटल मार्केट,
बी मनी मार्केट, सी फ्यूचर मार्केट, डी स्पॉट मार्केट। सो इसको हमने डिस्कस किया था, सो इसका आंसर आपसे बनना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल मार्केट। हम मनी मार्केट का यूज करते हैं शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए, एंड जहां तक बात है कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट इज बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, बी अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, सी फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम्स ऑफ इंक्योरिंग लॉसेस, डी फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वेंचर कैपिटल होता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। सो वेंचर कैपिटल होता क्या है? ये एक ऐसा कैपिटल होता है जो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया जाता है उनके स्टार्टअप्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लू चिप स्टॉक्स समटाइम्स सीन इन न्यूज रिफर्स टू। सो न्यूज में कभी कभार एक टर्म आता है ब्लू चिप स्टॉक्स। ये ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, शेयर हुज मार्केट प्राइस रिमेन एक्सेसिवली लो कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू, यानी कि एक ऐसा शेयर जिसकी मार्केट प्राइस उसके फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है। बी, शेयर्स ऑफ अ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी। सो एक ऐसी कंपनीज के शेयर्स जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं एंड फाइनेंशियली साउंड है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन कंपनी के स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहेंगे। ऑप्शन सी, शेयर्स गिवन एट डिस्काउंट टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर देयर वैल्यू एडिशन टू कंपनी, यानी कि ऐसे शेयर्स जो डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया जाता है फॉर देयर गुड वर्क एंड फॉर देयर वैल्यू एडिशन टू कंपनी। एंड डी, शेयर्स ऑफ आईटी कंपनीज। सो जो आईटी कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? The correct answer is option B, shares of a nationally recognized, well established and financially sound company are called blue chip stocks. For example, टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स। जो टाटा रिलायंस के शेयर्स है वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, एंड ऐसा पाया गया कि ओवर द इयर्स उन्होंने प्रॉफिट दिया है, अच्छे रिटर्न्स दिए। तो इन कंपनी के शेयर्स को आप क्या बोलोगे? ब्लू चिप स्टॉक्स। लेकिन अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जिनके शेयर्स के प्राइस उनकी फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है, तो उन शेयर्स को आप क्या बोलोगे? पीटी स्टॉक्स। क्या बोलोगे? पीटी स्टॉक्स। अब हम यहाँ शेयर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखते हैं। जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं स्वीट इक्विटी को। तो स्वीट इक्विटी होती क्या है? दे आर द शेयर्स गिवन एट द डिस्काउंट टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर देयर वैल्यू एडिशन टू कंपनी। मान लो कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो एंड आप उस कंपनी में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, एंड कंपनी के ओनर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने खुश होकर क्या किया कि आपको उस कंपनी में कुछ शेयर्स दे दिए। तो उन शेयर्स को आप क्या बोलोगे? स्वीट इक्विटी। ठीक है, अब हम देखते हैं शेयर प्लेजिंग को। तो ये क्या होती है? When promoter of a company pledges his or her shares as collateral to borrow loans from banks or NBFC। देखो कंपनी में क्या होता है? प्रमोटर होता है, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने कंपनी को ओपन किया, जिसने कंपनी को स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एंड जिसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो जब कभी प्रमोटर जो होता है कंपनी का, वो अपने शेयर्स को ऐसा कोलेट्रल यूज करे लोन लेने के लिए, ठीक है, गिरवी रख दे अपने शेयर्स को बैंक के पास या फिर एनबीएफसी के पास, तो इसको क्या बोलेंगे? इस चीज को क्या बोलेंगे? शेयर प्लेजिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ कंपनी हैड ऑलरेडी इशूड शेयर्स प्रीवियसली एंड नाउ अगेन इशूइंग मोर शेयर्स टू ऑब्टेन मोर कैपिटल, दिस इज कॉल्ड। यानी कि कोई एक कंपनी है जिसने पहले एक बार शेयर्स इशू कर दिए, अब वो वापस शेयर इशू कर रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस ऑफर को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, सी, सेकेंड पब्लिक ऑफर, डी, फाइनल पब्लिक ऑफर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जब कभी कंपनी दोबारा अपने शेयर्स इशू करती है तो ऐसे शेयर इशूइंग प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एंड जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू कर रही होती है मार्केट में तो उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ। जैसे कि फिलहाल में एलआईसी ने अपने आईपीओ निकाले थे, है ना, पेटीएम ने अपने आईपीओ निकाले थे। आ रही है बात समझ की नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एक्सचेंज? इन चारों में से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? ऑप्शन ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी, एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज,
सी संघाई स्टॉक एक्सचेंज, डी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। सो एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज का है नीदरलैंड्स में। इनफैक्ट नीदरलैंड्स का कैपिटल ही एम्स्टरडैम है, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एंड ये थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के रिगार्ड में, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ है, नीदरलैंड में है। इसे ओपन कब किया गया था, 1602 में। अब बात करें दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस की, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अमेरिका में है। फिर है नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, ये भी अमेरिका पे है। एंड तीसरा है संघाई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ है, चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर सेबी देयर आर डैश स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। यानी सेबी के अनुसार भारत में डैश स्टॉक एक्सचेंज है। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि सेबी के अनुसार भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 9। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि भारत में केवल 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बट इनके अलावा भी 7 और स्टॉक एक्सचेंज है। सो एट टोटल सेबी के डाटा के अनुसार इंडिया में 9 स्टॉक एक्सचेंजेस है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेबी के अकॉर्डिंग भारत में 9 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट इन 9 में से केवल 6 परमानेंट है। कौन कौन से परमानेंट है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट है, इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी परमानेंट है, नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गया, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो ये 6 जो है परमानेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 15, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र 2 बार हो चुका है, तो महाराष्ट्र की जगह आप क्या कर लो, मध्य प्रदेश कर लो, एमपी, ठीक है। सो इन चारों में से कौन सा पहला स्टेट था जिसने मसाला बॉन्ड को इशू किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केरल। सो केरल वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो मसाला बॉन्ड्स हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, उनके बारे में हम आने वाले कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे, बट मसाला बॉन्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अभी क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूड मसाला बॉन्ड्स इन 2017 एट लंडन स्टॉक एक्सचेंज टू मोबिलाइज मनी फॉर इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट्स। सो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में हाईवेज, रोडवेज, एक्सप्रेसवेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इस अथॉरिटी ने मसाला बॉन्ड्स को इशू किया था 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों को मोबिलाइज किया जा सके, ठीक है। एंड केरला जो था वो पहला स्टेट था जिसने मसाला बॉन्ड्स इशू किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। सो इन चारों में से दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बी संघाई स्टॉक एक्सचेंज, सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो जो हमारे देश का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में बाय अ कॉटन मर्चेंट नेमली प्रेमचंद रॉयचंद, एंड इट इज द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है सेंसेक्स, वो 30 स्टॉक्स पे बेस्ड है, एंड साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद में ही बहुत बड़ा है, खुद में ही उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड आज के टाइम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मसाला बॉन्ड्स। सो मसाला बॉन्ड्स एग्जैक्टली होते क्या है? ऑप्शन ए रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया, बी डॉलर डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया, सी डॉलर डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड इनसाइड इंडिया, और डी रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड इनसाइड इंडिया। सो मसाला बॉन्ड्स इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया। सो मसाला बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनकी डेनोमिनेशन रूपी में हो, एंड जिनको इशू किया जाता है इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर नहीं बल्कि इंडिया के बाहर, ताकि इंडिया में बाहर का पैसा आ सके एंड इंडिया ग्रो कर सके, ठीक है। मसाला बॉन्ड्स को थोड़ा बहुत अगर डिटेल में समझें तो मसाला बॉन्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू बोरो मनी फॉर इंडियन कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज है उनके लिए पैसा लाना इंटरनेशनल मार्केट से। एंड मसाला बॉन्ड्स को सबसे पहले लॉन्च किसने किया था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने। और ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये वर्ल्ड बैंक की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, ठीक है। एंड मसाला बॉन्ड्स जो है वो इंडियन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को हेल्प करना चाहती है फंड्स के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी न्यूज में आता रहता है, ये कॉल मनी होता क्या है? ए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बी, इट्स द इंटरेस्ट रेट व्हेन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बोरो फॉर वन डे अमंग देमसेल्व्स, सी, अ काइंड ऑफ कमर्शियल बिल, डी, अ कॉल टू बैंक्स फॉर मनी। कॉल मनी होता क्या है? The correct answer is option B. It's the interest rate when financial intermediaries borrow for one day among themselves. समझ लो, आप हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मैं हूं पंजाब नेशनल बैंक, एंड मेरे को पंजाब नेशनल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक दिन के लिए लोन चाहिए। तो मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लोन लिए एंड आपने उस 1 करोड़ रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगाया, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट लगा दिया, ऐसा समझ लो एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए जो मैंने लोन लिया उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगा उसको क्या कहा जाएगा? कॉल मनी। आ रहा है आपको समझ? क्लियर है बात की नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड? दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड किसने इशू किया था? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी, वर्ल्ड बैंक, सी, ब्रिक्स बैंक, डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन चारों में से किसने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड इशू किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। सो ये सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको। वर्ल्ड बैंक ने 2018 में पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड इशू किया था जिसका नाम था बॉन्ड आई, एंड ये कहां इशू किया था? ऑस्ट्रेलिया में। एंड ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है? कंगारू के लिए। तो इन बॉन्ड्स को हम कंगारू बॉन्ड भी बोलते हैं। सो कंगारू बॉन्ड एंड बॉन्ड आई बॉन्ड दोनों एक ही हैं। इनको इशू किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। कब? 2018 में। एंड ये पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड है दुनिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, with reference to IFC masala bonds sometimes seen in the news, which of the statements given below is or are correct? So international finance corporation ने मसाला बॉन्ड्स इश्यू किए थे, हमें पता है ना। तो उनके रिगार्ड में 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहला, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इश्यूज देम इज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो ये वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है। जो आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है। सेकंड, they are the rupee denominated bonds and are a source of debt financing for the public and private sector. इन बॉन्ड्स की जो डेनोमिनेशन है वो रुपी में है एंड इसके थ्रू करना क्या चाहते हैं हम? क्या बोलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उनको डेप्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन डैश स्टॉक्स। सो जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। वो कितने शेयरों पर आधारित है? ऑप्शन ए 10, बी 30, सी 60, डी 50। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 30। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेबी। सेबी यानी कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है उसके रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको देखना है। पहला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो एक संवैधानिक बॉडी है। सेकंड, इट रेगुलेट्स प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटी इशू करने की प्रोसेस को रेगुलेट करती है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सेबी के रिगार्ड में सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो सेबी है उसका मेंशन हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है एंड इस कारण वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सेबी क्या है? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि उसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय अ स्टैट्यूट, बाय अ लॉ एंड नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम ही यही है कि वो सिक्योरिटी इशू करने की प्रोसेस को रेगुलेट करे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज आईएसआईएन नंबर? आईएसआईएन नंबर होता क्या है? ऑप्शन ए, अ सीरियल कोड टू आइडेंटिफाई स्टॉक एक्सचेंज,
यानी कि एक ऐसा कोड जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज को आइडेंटिफाई करते हो। बी, अ सीरियल कोड टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज। सी, अ सीरियल कोड टू आइडेंटिफाई कंट्री। डी, अ सीरियल कोड इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी। तो ISIN नंबर आपको क्या बताता है? The correct answer is option B, a serial code to identify securities. So ISIN नंबर के थ्रू हम सिक्योरिटीज को, हम अपने शेयर्स को, हम अपने बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ISIN नंबर को थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं। ISIN नंबर होते क्या है? ISIN नंबर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें 12 कैरेक्टर्स होते हैं। इट्स अ सीरियल कोड टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज and it prevents mistakes in buying or selling shares or bonds of companies with similar sounding names. तो देखो, अगर कंपनी है, दो कंपनी है, एक है रिलायंस RELIANCE, ठीक है, एक है रिलायंस और दूसरा है रिलायंट RELIANT। ये दो कंपनी है, दोनों ने अपने शेयर्स मार्केट में डाले। अब हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल रिलायंट नाम सुनकर ये सोचे कि ये रिलायंस का शेयर है, ठीक है, ऐसा समझ ले, क्योंकि नाम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, तो उससे ये मिस्टेक हो सकती है कि वो चाहता था कि वो रिलायंस के शेयर खरीदे, बट उसने गलती से खरीद लिए किसके? रिलायंट के शेयर। आ रही है आपको बात समझ? तो ऐसी मिस्टेक्स को रोकने के लिए ISIN नंबर बनाया जाता है, जो हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो सिक्योरिटीज को बाय करने में और सेल करने में। जैसे कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका ISIN नंबर क्या है, उनके शेयर्स का ISIN नंबर क्या है? NE002A01018। ऐसे ही जो इन्फोसिस के शेयर्स होते हैं, उनका ISIN नंबर ये है। तो ऐसे ही हर एक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उनके ISIN नंबर अलग अलग होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इश्यूज ISIN नंबर फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपने ये तो समझ लिया कि ISIN नंबर होता क्या है, बट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनके लिए ISIN नंबर कौन इशू करता है? ऑप्शन है RBI, B SEBI, C स्टॉक एक्सचेंज, D SIDBI। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए RBI। सो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके लिए ISIN नंबर कौन इशू करेगा? RBI। बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनीज है उनका ISIN नंबर कौन इशू करेगा? SEBI। सो ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डी संघाई स्टॉक एक्सचेंज। सो इन चारों में से एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो इन दिस वे खत्म होती है हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक प्लानिंग पे बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे, जहां हम 5 ईयर प्लान्स एंड LPG रिफॉर्म्स पे अपना फोकस रखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स।